आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो हेलो 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 हेलो, कैसे हो फाइनली यस वेलकम टू द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी। यस, कैसे हो तुम लोग फाइनली? यस कैसे हो मजे में हो? संडे कैसा है? हैप्पी संडे फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और आई नो मैंने तुम्हारा संडे भी ले लिया, सैटरडे भी ले लिया, आई नो, बट थोड़ा सा प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो, है ना? मतलब चैप्टर थोड़ा बहुत पीछे चल रहा था। सो आज फाइनली वी विल बी डन विद दिस। तुम्हारी शाम में 5 बजे की क्लास भी शेड्यूल हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है? एक अभी हो रही है और एक शाम में 5 बजे हो जाएगी। फिर तुम अकॉर्डिंगली अपनी क्लास अपनी कन्वीनियंस पे देख लेना, ठीक है? फ्रॉम माई एंड आई एम डन विद दिस चैप्टर। मैंने डाल दिया है, तुम अपनी कन्वीनियंस पे इसको देख लेना, ओके? So first of all, welcome back to the not another, I think the second last part of this chapter, that is self and personality. सबसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये चैप्टर बहुत 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 ज्यादा लंबा होने वाला है। 27 पेज का चैप्टर है तो लंबा तो होगा, है ना? कैसा रहा, कैसा चल रहा है? संडे कैसी रही तुम्हारी? संडे की सुबह, हाँ, कितने बजे उठे हो? आई थिंक मैंने 12 बजे डाला है ये वीडियो, मैं 12 बजे डल रही है ये वीडियो। तो आई थिंक बहुत लोग अभी तक तो जगे ही होंगे, है ना? लेकिन बहुत लोग जग भी गए होंगे, सो वेरी गुड, हाई फाइव। जो लोग जल्दी सुबह उठने वाले हैं मेरी तरह, है ना? आई कांट वेक अप लेट, ठीक है? संडे का थोड़ा सा, आई नो इट्स रिलैक्सिंग मूड, रिलैक्सिंग डे होता है, छुट्टी वाला दिन होता है, बट नॉट फॉर मी। नॉट फॉर मी एज एन, मुझे लेट उठना पसंद नहीं है ना, मुझे लेट उठना पसंद है, मुझे ना लेट सोना पसंद है। आई एम वेरी अच्छा बच्चा, आई एम अ गुड गर्ल, है ना? तो मैं, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स को बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसे टाइप के बच्चे पसंद है। टाइम पे सोते हैं, टाइम पे खाते हैं, टाइम पे उठते हैं, है ना? अपना टाइम डिसिप्लिन पे, लाइक अपने टाइम से सारा काम करते हैं। सो आई एम दैट, ठीक है? सो आई होप योर संडे इज गोइंग गुड। तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। जिसने नहीं किया है, देखो, प्लीज बिना खाए वगैरह प्लीज ये लेक्चर मत, मतलब ऐसा नहीं कि बिना लेक्चर खाए हुए तुम्हें लेक्चर समझ में नहीं आएगा। इट्स मोर लाइक प्लीज खा लेना, टाइम से खा लो एंड अकॉर्डिंगली कर लेना, ठीक है? मैंने कल ही बता दिया था इस बारे में, रात में मैंने बता दिया था कि हमारा आज क्या होगा। हमारी आज 12 बजे भी एक क्लास होगी और एक शाम के 5 बजे भी क्लास होगी। तो 5 बजे की क्लास तो ठीक है, अभी की क्लास के लिए प्लीज खा लेना। अगर नहीं खाया है, प्लीज खाते खाते लेक्चर देख लो, ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाद में एक और बार देख के नोट्स बना लेना, इफ यू वांट टू मेक तो बना लेना। लेकिन प्लीज अगर नहीं खाया तो प्लीज हैव योर ब्रेकफास्ट और ब्रंच वॉट एवर। मतलब बहुत अगर लेट उठे हो तो ब्रंच कर लो, अगर जल्दी उठे हुए हो और नहीं खाया है तो प्लीज हैव योर ब्रेकफास्ट, ओके? प्लीज खाने से कॉम्प्रोमाइज मत किया करो, खाना इज एवरीथिंग, फूड इज माई लाइफ। फूड इज माई लाइफ। मैं चाहे कितना ही लेट क्यों ना हो जाऊं, बट आई डोंट स्किप माई मील्स, द एनी मील्स, नो मैटर व्हाट। मैं खाना मिस नहीं करती, बिकॉज दैट तो खाओगे नहीं तो फिर दिमाग नहीं चलता, है ना? काम पे में दिमाग नहीं चलता, यू कांट इवन कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, ओके? सो वेलकम बैक। यस, नंदन, अभिनंदन बहुत ज्यादा, है ना? एंड अब हम लोग आज शुरू करेंगे हमारा जो, जैसे तुम्हें पता है, रात में जो हमारी 7 बजे की क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पूरा कर लिया था, है ना? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कर लिया था। आज हम जो है ये बिहेवियरल एनालिसिस करेंगे, ठीक है? ये जो आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरा कल से कि पेन क्यों नहीं चल रहा, ना सच में इरिटेट हो गई भाई इस पेन से, बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है मुझे। देखो, हाँ, हाँ, सोच के चलता है मेरा पेन, मतलब चलूं नहीं चलूं ऐसा वाला इसका हाल है। सी, रुक जाता है, पता नहीं क्यों। हाँ, ओके। कल जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज हम लोग बिहेवियरल एनालिसिस करेंगे। इसका जो इतना थोड़ा सा ही पार्ट है, ये बस इतना सा है, एंड देन वी विल डू दिस समरी एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर, ओके? जो भी तुम्हारा जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट दैट इज ग्लॉसरी, एनसीईआरटी एंड द प्रैक्टिस शीट जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, वो हम शाम के 5 बजे डिस्कस करेंगे। और कल से, दैट इज फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, हम लोग चैप्टर 3 के साथ शुरुआत करेंगे, ओके? नाउ तुम्हारी क्लास की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन क्या है? चलो 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 चलो, वापस जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी आओ। क्या है, क्या है, क्या है? बोलो बोलो बोलो। यस, जो हमने एक क्लास पहले पढ़ा होता है, हम उसका आज की क्लास में छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, है ना?
तो रात में हमने क्या पढ़ा था, ऐसा तो नहीं है रात में पढ़ा था रात में सोते सोते भूल गए। कौन कौन है ये महारथी ऐसे रात में ही पढ़ के भूल गए? आई होप नहीं भूले होगे, अच्छे बच्चे हो ना, नहीं भूलना चाहिए। तो रिवाइज कर लिया करो, ठीक है? जितना मैं पढ़ाती हूँ देखो, क्या यार मतलब इतना, एक पेज ये, एक पेज पूरा ये, एक पेज पूरा ये, और आधा पेज ये, तो ये सबको मिला के 4 पेज हुआ, 3 पेज हुआ ना। 3 पेज को तुम्हें रिवाइज करना, कर लिया करो, है ना? कभी कभी 3 पेज होता है, कभी कभी 2 ही पेज होता है, कभी कभी 1.5 पेज होता है, 1.5 पेज, कभी कभी 2.5 पेज होता है। सो जितना मैं पढ़ाती हूँ ना उसको बस एक बार क्विकली पढ़ लिया करो, ठीक है? तो परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन एक बार कर लेते हैं। एक बार रात की क्लास जो थी हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक, उसको एक बार कर लेते हैं। एंड उसको शुरुआत करने से पहले फिर से वेलकम बैक टू द सेशन। ओके, सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में हमने कल बात करी थी रात में, है ना? पेन ने आज मुझे इरिटेट कर दिया है, जैसा तुम लोग मुझे देख सकते हो 2 मिनटों से मैं इरिटेट हो गई हूँ इस पेन की वजह से, बहुत ज्यादा ही इरिटेट हो गई हूँ। ओके, सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, हमने कल पढ़ा था। हमने कल क्या पढ़ा था कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती है? जैसे तुम अपनी फीलिंग्स किसी और चीज के ऊपर प्रोजेक्ट करते हो, जैसे जो जब हम कंप्यूटर से प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर की चीज प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर जो है कंप्यूटर की चीज अब उसको प्रोजेक्ट करता है ना स्क्रीन पे। प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन होती है उसकी मदद से, प्रोजेक्टर की मदद से कंप्यूटर की चीजें जो है, जो डेटा है कंप्यूटर का, वो उस पर प्रोजेक्ट होता है ना प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे। हाँ, उसी तरीके से तुम भी बहुत बार अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स किसी और पे प्रोजेक्ट करते हो, राइट? तो प्रोजेक्टिव टेक्निक भी उसी चीज पे बना हुआ है, जहां पर तुम्हारे पास कुछ भी स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस मतलब कोई इमेज, कोई सिचुएशन, कुछ भी होता है, और उसके बेसिस पे, उसी के ऊपर जब तुम उसको पढ़ते हो, जब तुम उसको देखते हो, उसको समझते हो, अपना उस इमेज को देख लिया, जो भी स्टोरी होती है जब, या कुछ भी इमेज होता है उसके उसको बताते हो तो ये क्या है, या उसके बेसिस पे स्टोरी बनाते हो, है ना? अगर कुछ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होता है तो उसको कंप्लीट करते हो, कुछ भी करते हो ना, तो उससे क्या होता है, तुम्हारी अंदर की जो फीलिंग्स है, जो तुम्हारे इमोशंस है, जो तुम्हारी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो तुम्हारी मोटिवेशन है, वो प्रोजेक्ट होते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता है और वो प्रोजेक्ट हो जाते हैं, है ना? तो प्रोजेक्टिव टेक्निक यही था। प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या था? इनडायरेक्ट मेथड था, हमने पढ़ा था। क्यों इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट मेथड के पास ये शक्ति नहीं है कि वो इंसान के डीपर घुस के उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। ये शक्ति सिर्फ प्रोजेक्टिव टेक्निक में ही है। और ये टेक्निक जो है ये साइको एनालिटिक थ्योरी से इंस्पायर्ड है ना? साइको एनालिटिक थ्योरी के फाउंडिंग फादर, साइकोएनालिटिक थ्योरी के फाउंडिंग फादर कौन थे? फ्रॉइड। उन्होंने क्या बोला था? उनके हिसाब से हमारा ह्यूमन बिहेवियर लार्जली अनकॉन्शियसली गवर्न होता है, राइट? तो डायरेक्ट मेथड ये अनकॉन्शियस चीजों को नहीं मेजर कर सकता है, वो क्योंकि सरफेस लेवल पे क्वांटिटेटिव मेजर पे यूज करता है। लेकिन जो प्रोजेक्टिव है वो हाईली क्वालिटेटिव होता है, उसके जो रिस्पॉन्सेज निकलते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। तो वो हमें रियल पिक्चर जो होता है ना, वो हमें प्रोजेक्टिव टेक्निक ही दे सकता है। तो इस वजह से डायरेक्ट नहीं यूज कर सकता, एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट द सब्जेक्ट इज फीलिंग, उसकी चीजें क्या है, वो उसके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मसले हैं, क्या तकलीफ है, उसको समझने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक इज हाईली यूज्ड। ओके, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक किस चीज को एनालाइज करता है? आपके अनकॉन्शियस मोटिव और फीलिंग्स। ओके, ये काफी, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी सिचुएशंस होती है, जो भी इमेजेस होते हैं जो हम यूज करते हैं, ये काफी लेस स्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब इसमें कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं होती है, ठीक है? लेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं। और इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल अपनी फीलिंग्स उस चीज, इस स्टिमुलस के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। फीलिंग, डिजायर, नीड, जो भी चीज तुम्हें मिली, जो भी सिचुएशन मिला, जो भी इमेज मिली, उसके ऊपर तुम अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करते हो। सिंपल सी बात है ना? अब इसके कुछ फीचर्स हमने डिस्कस करे थे कि स्टिमुलस जो है हाईली अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, डिफाइंड, पुअरली डिफाइंड होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो जिसके ऊपर हम ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसको इस बारे में पता भी नहीं होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, मतलब उसको बताया नहीं जाता है। लेकिन उनको ये बताया जाता है कि जो भी आप रिस्पॉन्स दोगे ना वो सही होगा ना गलत, ऐसा कुछ सही गलत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
फिर हम ये भी बताते हैं कि हर एक रिस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है पार्टिसिपेंट से या सब्जेक्ट से, वो कुछ ना कुछ उसके पर्सनालिटी के बारे में छोटी छोटी बातें हमें बताता है। प्लस स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन काफी लंबा लेंदी होता है और सब्जेक्टिव होता है। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट कैसे अदर साइकोमेट्रिक टेस्ट से अलग है हमने डिस्कस किया था। कैसे अलग है? पहली बात, प्रोजेक्टिव को आप ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसका जो एनालिसिस होता है वो क्वालिटेटिव पर्पस पे होता है, जिसके लिए आपको रिग्रेस ट्रेनिंग लगेगी। रिग्रेस बहुत ट्रेनिंग लगती है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने 5 प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इसमें डिस्कस करे थे। एक था रोशाक। किसने दिया था? हरमन रोशाक ने। कितने कार्ड्स थे? 10 कार्ड्स थे, है ना। कौन कौन से थे 10 कार्ड? 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट थे, 2 कार्ड रेड में थे और 3 जो थे वो कलरफुल थे। इनको व्हाइट कार्डबोर्ड पे दिया था, जो 7x10 इंचेस का कार्ड है। 10x7 मत लिखना, अगर पेपर में एग्जाम में पूछे 7x10 होता है तो बोलोगे दीदी 10x7 में क्या ही फर्क? नहीं, 10x7 नहीं है, 7x10 कार्ड्स है, इंच कार्ड है, ठीक है। उसके बाद कैसे ब्लॉट्स बनते थे? शीट के ऊपर ड्रॉप डाला, फोल्ड किया, खोला, तो ऐसा कुछ इमेज बन के आता था। और ये एक फिगर है, ऐसे और 9 फिगर्स थे और ये सब सिमेट्रिकल होते हैं डिजाइन में। इसको करने के 2 फेजेस हैं, 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला फेज है परफॉर्मेंस, जहाँ पे सीधा कार्ड हम पेशेंट सब्जेक्ट को एक एक करके हम कार्ड दिखाते हैं और वो बताता है कि हर सब्जेक्ट में हर कार्ड में क्या है, उसको क्या दिख रहा है। एंड सेकंड होता है इंक्वायरी, जहाँ पे हम डिटेल में उससे पूछते हैं कि आपको ये कहाँ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्यों दिख रहा है। ये सब हम उसकी इंक्वायरी करते हैं। ये तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इंक्वायरी कर रहे हो, क्यों? अच्छा, तुम मुझसे पैसे मांगते हो, क्यों चाहिए, कहाँ जाओगे इतना पैसा लेके, है ना, पूछते हैं ना। भाई इंक्वायरी हमें भी करनी होती है जब हम वो कुछ रिस्पॉन्सेज देता है, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद हमने क्या टेस्ट डिस्कस किया था? थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, जहां पर इसको किसने दिया था? मॉर्गन एंड मरे ने। इसमें कितने टोटल कार्ड्स थे? 31, जिसमें से 30 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट थे और 1 कार्ड ब्लैंक था। और इस कार्ड को कैसे यूज किया जाता है? एक एक करके हम कार्ड यूज करते हैं। एक बार जो कार्ड हम एक एक करके यूज करते हैं, अगर मान लो एक का पहला कार्ड हमने दिया, हर कार्ड में एक इंस्ट्रक्शन ही होता है कि आप कार्ड देखो, उसमें जो हो रहा है उसके बेसिस पे आपको एक स्टोरी बनानी है। स्टोरी के 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए। क्या, किस वजह से ये सिचुएशन हुआ, अभी क्या हो रहा है, आने वाले कल में क्या होगा, लाइक फ्यूचर में क्या होगा, जो भी कैरेक्टर्स हैं उसमें वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको पहले बताना है सिचुएशन का, एंड देन आप वो कैरेक्टर्स क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये आपको बताना है। द नेक्स्ट टेक्निक इज रोजनबर्ग का पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। अच्छा हाँ, इस वाले का जो टीएटी था, इसका इंडियन अडेप्टेशन एक वो थी साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने दिया था, उमा चौधरी, ठीक है। अब जो थर्ड है, ये रोजनबर्ग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, ये है कि कैसे लोग अग्रेशन किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, वो कौन से दिशा में किस तरीके से अपना अग्रेशन शो करते हैं। तो 2 लोग होते हैं, जैसे ये एक इंसान है ना, ये दूसरा इंसान है। अब इस इंसान ने कुछ जो है ना इसको बोला, इस इंसान ने इसको कुछ बोला। अब हमें इस टेस्ट में हम क्या मेजर करते हैं कि ये इंसान इसको वापस क्या बोलेगा। ये इंसान इसको कुछ अच्छा नहीं बोलता, ये इंसान इसको कुछ ऐसा बोलता है जिससे कि इसको गुस्सा है, जिससे वो नाराज हो। तो द टेस्ट एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये इंसान जो ये ए है, वो बी को गुस्सा दिलाने वाली चीजें बोलता है, और हम फिर ये देखते हैं कि बी कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेगा, क्या करेगा रिस्पॉन्स में, वो क्या बोलेगा या क्या करेगा। तो हम उसमें लाइक अग्रेशन मेजर कर लेते हैं। सबसे पहला हम अग्रेशन कैसे मेजर करते हैं कि वो अपना गुस्सा इंसान पे ही निकालेगा, या अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, या फिर उस मसले का सोल्यूशन निकालेगा। पहला फोकस ये होता है। दूसरा फोकस कि वो अग्रेशन किस दिशा में जा रहा है वो समझने के लिए हम ये देखते हैं कि क्या वो गुस्सा अपने आजू बाजू के लोगों पे निकालेगा, अपने ऊपर निकालेगा, या उस प्रॉब्लम से भागने के लिए निकालेगा, हटाने के लिए। तो इसका भी इंडियन अडेप्टेशन पारिक सर ने दिया है। उसके बाद हमने चौथा टेस्ट डिस्कस किया था, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट क्या होता है? सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का मतलब है कि यही एक तुम्हें एक स्टेटमेंट होगा,
इसके पहले कुछ लेटर्स कुछ वर्ड्स तुम्हें दिए होंगे और बाकी तुम्हारा सिर्फ ब्लैंक होगा, और तुम्हें फिर बताना होगा कि जैसे तुम ये फर्स्ट 2-3 वर्ड्स पढ़ोगे, तुम्हारे माइंड में जो फर्स्ट थिंग आएगी तुम्हें यहाँ पे इसको लिखना होता है बिना ज्यादा सोचे समझे। ठीक है, ये जो है तुम्हारा एटीट्यूड, मोटिवेशन और कॉन्फ्लिक्ट रिफ्लेक्ट। ओके, एंड देन द लास्ट वन इज अ ड्रॉ पर्सन टेस्ट, जहाँ पे तुम्हें एक जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, तुम्हें पहले एक पर्सन बनाना होता है, एक इंसान ड्रॉ करना होता है, फिर जो तुमने ड्रॉ किया उसके बेसिस पे तुमको एक और ड्रॉ करना होता है। अगर तुमने पहले में मेल किया तो नेक्स्ट में अब तुम्हें फीमेल बनाना होगा, और अगर पहले में तुमने फीमेल बनाया तो दूसरे में तुम्हें मेल बनाना होगा। उसके बाद उन दोनों को मिला के तुम एक स्टोरी बनाते हो, कि एक स्टोरी बनाते हो और उसमें ये देखते हो कि उस स्टोरी में या उस नॉवल में इन लोगों का कैरेक्टर कैसा होगा। तो ये चीज है, और उसके बेसिस पे कुछ इंटरप्रिटेशन आप लोग करते हो। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा था, और फिर हमने ये देखा था कि कैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का मदद से हम कोई भी अनकॉन्शियस मोटिव और कॉन्फ्लिक्ट और कुछ भी हम इंडिविजुअल का निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी कि इसका इंटरप्रिटेशन के लिए हमें काफी ट्रेनिंग और स्किल चाहिए। ऑल्सो इसके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो इसके अंदर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होती ही नहीं। तो ये हमने पूरा प्रोजेक्टिव टेक्निक कल रात में शाम में 7 बजे डिस्कस किया था, राइट। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, अब तुमने सेल्फ रिपोर्ट समझ लिया, जहाँ पे एज अ सब्जेक्ट मैं खुद अपनी फीलिंग्स तुम्हें बताऊंगी। तुमने प्रोजेक्टिव भी देख लिया, जहाँ मुझे बिना बताए भी तुम रिस्पॉन्स निकलवा सकते हो। अब एक और होता है, वो होता है बिहेवियरल एनालिसिस, जहाँ पर तुम मेरे बिहेवियर को एनालाइज करोगे। इसको करने के भी 5 तरीके होते हैं। ठीक है, तो बिना किसी विलंब के इसको जल्दी जल्दी करता हूँ, और अगर थोड़ा टाइम बचेगा देन अपन लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला बिहेवियरल एनालिसिस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पर्सन का जो बिहेवियर है, a person's behavior in a variety of situation can provide us with a meaningful information about her or his personality। ठीक है, इंसान का बिहेवियर, मेरा बिहेवियर, तुम्हारा बिहेवियर बहुत सारे सिचुएशन में मुझे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे सकता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी है किस तरह, है ना। तो अगर मैं इन सारे बिहेवियर, अगर मैं तुम्हारे बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करूं, ये देखने तो ऑब्जर्व बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करके ना, ये एक बिहेवियर एनालिसिस का एक काम हमारा पूरा कर देता है। ठीक है, जब हम किसी बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, तो उसके बेसिस पे बिहेवियर एनालिसिस का पहला स्टेप ही है कि हम उसको ऑब्जर्व कर लें। और ऑब्जर्वर का जो रिपोर्ट है उसके अंदर कुछ डेटा होते हैं। तो ये सब डेटा है जो ऑब्जर्वेशन के अंदर होते हैं। पहली बात इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग, नॉमिनेशन, सिचुएशनल टेस्ट, ये 5 टेक्निक्स होती हैं जिसके बेसिस पे आप बिहेवियर, किसी का बिहेवियर समझ सकते हो बहुत सारे सिचुएशन में, और उसके बेसिस पे उसकी आप पर्सनालिटी भी एनालाइज कर पाओ। ठीक है, तो पहले टेक्निक क्या है, इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में तो सबको पता है, आपको भी पता है इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू देखा है ना। इंटरव्यू क्या होता है, वन ऑन वन हम जब अपन लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा कुछ क्या बातचीत गॉसिप नहीं। इंटरव्यू मतलब एक प्रॉपर फॉर्मल सोफेस्टिकेटेड तरीका होता है किसी से बात करने का। मैं तुमसे सवाल पूछूंगी, तुम मुझे उसका जवाब दोगे, है ना। इंटरव्यूज देखे हैं ना, यस। तो इंटरव्यू क्या होता है, एक सवाल पूछता है, दूसरा जवाब देता है ना। फिर वो सवाल पूछता है, फिर मैं जवाब दूंगी, ऐसा कुछ अपन लोग का इंटरैक्टिव इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू जो है एक बहुत कॉमन मेथड है जिससे कि तुम पर्सनालिटी को असेस कर सकते हो। ठीक है, मैं परेशान हो गई हूँ इस पेन से, आज पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, इसमें क्या होता है कि हम लोग आपस में एक दूसरे जो जिसकी असेसमेंट होनी, जैसे तुम्हारी, तो तुम्हारे और मेरे बारे हम दोनों के बीच में बात होगी और मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करूंगी। ठीक है, अब इंटरव्यूइंग भी बहुत तरीके की होती है। पहला होता है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, जिसमें मैं तुम्हारे बारे में फर्दर बहुत डीप में जा जाके इंफॉर्मेशन निकाल, जो मेरे मतलब की बात है उसके लिए मैं तुमसे बहुत डीप डीप लेवल के सवाल पूछूंगी। तो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू इन्वॉल्व इन डेप्थ इंटरव्यूइंग which goes to go beyond the replies given by the person। तुमने कुछ बोला, मैं बोलूंगी नहीं, अच्छा तुम कुछ बोलोगे, तो मैं फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा दिन कैसा था, तुम्हारा दिन कैसा था, तो तुम बोलोगे कि दीदी अच्छा था। मैं बोलूंगी अच्छा मतलब आपके लिए क्या अच्छा था, ऐसा क्या आपको लगा जो आपको बहुत अच्छा लगा।
घुस रही हूँ मैं उस रिप्लाई में ही मैं घुस रही हूँ। तो इससे ये इसको बोलते हैं इन डेप्थ इंटरव्यूइंग, जो तुम्हें कहाँ मिलती है, डायग्नोस्टिक में। इंटरव्यू जो है दो तरीके पे डिपेंड करता है, एक स्ट्रक्चर्ड और एक अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तुम्हारा असेसमेंट का गोल क्या है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर मैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करूं, अनस्ट्रक्चर्ड नाम क्या सजेस्ट करे, इंटरव्यू ही स्ट्रक्चर्ड नहीं है। कहने का मतलब इंटरव्यूअर सीक्स टू डेवलप एन इम्प्रेशन about a person by asking a number of questions. The way a person present her or himself and answer the question carries enough potential to reveal his or her personality. कहने का मतलब क्या, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में एज सच कोई क्वेश्चन का पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉपर ऐसे प्री डिटर्मिन कैटेगरी नहीं होती, प्री डिटर्मिन क्राइटेरिया नहीं होता है कि पहले ये सवाल आएगा फिर ये सवाल आएगा, नहीं। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, है ना, रैंडमली हम क्वेश्चन, तुमने असेसमेंट में भी पढ़ा था ना इंटरव्यू, वही है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है। तो बेसिकली इंटरव्यूअर जो है पर्सन के बारे में बहुत सारे सवाल करके पर्सन के बारे में थोड़ा इंप्रेशन लेना चाहता है, उसके बारे में थोड़ा समझना चाहता है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, वो है क्या एग्जैक्टली। तो कुछ सवाल होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, वो रैंडम होते हैं, और जिस तरीके से पर्सन अपने रिस्पॉन्सेस देता है और उस क्वेश्चन का आंसर देता है, उसमें वो काफी कुछ अपने पर्सनालिटी के बारे में बता देता है। लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो काफी स्पेसिफिक होता है, उसका एक पैटर्न होता है, एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, और ये हम कब करते हैं, ये हम तब करते हैं जब हमें एक कंपैरिजन करना होता है बहुत सारे लोगों के बीच। तो इसी की वजह से हम रेटिंग स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम इवैल्यूएशन का जो हमने जो भी कुछ निकाला है, जो भी रिस्पॉन्सेज निकाले हैं, उसको हम ये देख सके कि हमने जो इवैल्यूएशन निकाले हैं वो सही है। इंटरव्यू समझ में आया, इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, है ना। सिंपल सवाल जवाब करके तुमने निकाले, एक में तुमने कोई क्वेश्चन ही ज्यादा मतलब अपने मन से तुमने बनाए, एक में तुमने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए तुमने। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड और डायग्नोस्टिक इंटरव्यू तुमने समझा। ये हो गया इंटरव्यू, गॉट इट क्लियर। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना पार्ट, दिस इज ऑफन डन टू मेक ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन ऑफ पर्संस बीइंग इंटरव्यू, ये स्ट्रक्चर्ड में होता है। मतलब तुमने दो तीन लोगों से बात करी और दो तीन लोगों के रिस्पॉन्सेज निकाल के उनको कंपेयर कर दिया, दो तीन लोगों को मिला के। और इस चीज को वैलिडेट करने के लिए कि तुमने सही किया, तो हम रेटिंग स्केल भी निकलवा लेते हैं लोगों से कि जो उन्होंने रेटिंग स्केल पे रिस्पॉन्स दिया, क्या वही चीज हमने इंटरव्यू से भी वही निकाला कि नहीं। तो हमारा वैलिडेशन बढ़ जाता है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है ना। यही है, जैसे कि तुम अपने तुमने कुछ मम्मी को बोला, फिर सेम चीज तुम्हारी भाई ने भी तुम्हारी मम्मी को बोला, है ना, वही चीज बोला, तो उस बात की वैलिडेशन हुई ना कि हाँ वो बात एक्चुअली पक्की है कि नहीं है। यही होता है ना। हाँ, तो उसी टाइप की चीज। अब सेकेंड स्टेप है हमारा, सेकेंड मेथड है व्हाट इज ऑब्जर्वेशन। सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या, ऑब्जर्वेशन में मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है पर्सनालिटी को समझने का। ऑल्दो लोगों को देखना, वो क्या चाल ढाल है उनका, वो सब देखना दैट्स नॉर्मल, बट क्या वो ऑब्जर्वेशन है, नहीं। ऑल्दो ऑल ऑफ अस वॉच पीपल एंड फॉर्म इम्प्रेशन ऑफ अबाउट देयर पर्सनालिटी, लेकिन यूजिंग ऑब्जर्वेशन फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट इज अ सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर जो कोई भी अनट्रेन्ड लोग नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन ये नहीं कि मेरे आजू बाजू जो हो रहा है मैं बस वो देख रही हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, नहीं। ऑब्जर्व करने का तरीका होता है, तुम कुछ सेलेक्ट करते हो, तुम्हें क्या उसके बारे में देखना है, क्या तुम ऑब्जर्व करना चाहते हो, फिर तुम उसकी रिकॉर्डिंग करते हो, तुम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हो, और उसके बेसिस पे फिर तुम्हारी एनालिसिस इवैल्यूएशन होती है। तो एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वेशन, एक फॉर्मल ऑब्जर्वेशन करने के लिए वो कोई भी अनट्रेन्ड इंडिविजुअल नहीं कर सकता, उसके लिए ट्रेनिंग लगती है, उसके लिए स्किल लगता है। ओके, तो जो ऑब्जर्वेशन है उसके लिए केयरफुल ट्रेनिंग लगती है ऑब्जर्वर की, एंड एक गाइडलाइन होती है, जो तुम्हें सेट ऑफ गाइडलाइंस जो तुम्हें फॉलो करनी होती है इन ऑर्डर टू एनालाइज द बिहेवियर। जो तुमने बिहेवियर निकाला, कलेक्ट किया, उसको एनालाइज भी तो करना है, जिससे कि तुम पर्सनालिटी उसके बारे में निकाल पाओ। तो उसका भी गाइडलाइन होता है। ठीक है, पहली बात तो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग होती है, और दूसरी बात ऑब्जर्वर को कुछ गाइडलाइंस देते हैं जिससे कि हम बिहेवियर को एनालाइज कर सकें। जैसे तुम्हारे स्कूल के टीचर, उनको स्कोरिंग की मिलती है ना, जब तुम्हारे आंसर्स बनते हैं, जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बनता है, तो उसके साथ एक स्कोरिंग शीट भी बनती है।
कि अगर बच्चे ने ये लिखा तो उसको इतने नंबर देने हैं, इतने नंबर देने, वो बनता है ना, वही गाइडलाइन हमारे लिए भी बनती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, अब उसको ऑब्जर्व करना है उसके क्लाइंट का इंटरेक्शन विद हिज और हर फैमिली मेंबर एंड होम विजिटर। तो बहुत ध्यान से डिजाइन किए हुए ऑब्जर्वेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक कंसिडरेबल इंसाइट निकाल पाएगा क्लाइंट के पर्सनैलिटी, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसमें ट्रेन है। वो बस क्या देखना चाहता है कि उसका क्लाइंट अपने फैमिली मेंबर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है ना। तो उसको देखने के लिए बस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को उतना ही ऑब्जर्व करना है, तो वो उतनी ही चीज को बहुत ध्यान से समझ के अच्छे से वो समझेगा। ओके, उसको ऑब्जर्व करेगा। इतना यूज के बावजूद भी ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन दोनों के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली बात, दोनों के अंदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है डेटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिमांड टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये मेथड बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, पहली चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिस्ट की मेच्योरिटी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कलेक्ट वैलिड डेटा थ्रू पीस। मेच्योरिटी मतलब वो उतना समझदार होना चाहिए कि उसको समझ में आए कि अच्छा मुझे ये चीज ऑब्जर्व करना है एट दिस मोमेंट, मुझे इस इंसान से ऐसा सवाल पूछना है एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो वो सारी चीजें मतलब उस पर्सपेक्टिव में साइकोलॉजिस्ट को मेच्योर होने की जरूरत है। तीसरा, अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो जो, अगर मान लो एज अ ऑब्जर्वर मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं तुम्हें हमारे साथ बैठ के तुम्हें ऑब्जर्व, तो तुम थोड़ी कॉन्शियस हो जाओगे कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, मेरी हर चीज पे उसका ध्यान है ना। तो इस चीज से भी बहुत चीजों में अफेक्ट, तुम्हारे बिहेवियर में अफेक्ट आ जाता है। तो मैं प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर में कंटामिनेट द रिजल्ट एंड एज अ स्ट्रेंजर observer may influence the behavior of a person being observed and does not obtain a good result. ठीक है। ऑब्जर्वर जो है इंसान, जो मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें ऑब्जर्व करूँ तो मेरे प्रेजेंस की वजह से तुम जो है अपनी असली बिहेवियर्स नहीं दिखाओगे और उसके वजह से रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन दोनों के लिए यही लिमिटेशन है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है। ओके, the third method is behavioral rating. बिहेवियर को रेट करना है, कौन करेगा? तुम करोगे। सोचो, बिहेवियर को रेट करना है, तुम करोगे क्या? ये सेल्फ रिपोर्ट है? नहीं। कौन करेगा? जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। इस टेक्निक का इसकी यही खासियत है, इसका पावर ही यही है, इसकी खासियत ये है, यूनिकनेस ये है कि इस मेथड को वही करेगा जो तुम्हें अच्छे से जानता है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे टीचर्स वो करेंगे, तुम नहीं करोगे। Behavioral rating are frequently used for assessment of personality in educational and industrial setting. ये रेटिंग क्या होता है? ये रेटिंग are generally taken from people who know the assessee intimately. Intimately मतलब बहुत क्लोजली जानता है, बहुत दिनों से उसके साथ है, बहुत ध्यान से उसको समझता है ना। तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे टीचर्स हैं, तुम्हारे घर वाले हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लोजली समझते हैं, उन लोगों से ये लिया जाएगा, वो लोग ये करेंगे। Behavioral rating are generally taken from people who know the assessee intimately and उनके साथ उसने बहुत लंबे टाइम तक इंटरैक्ट भी किया है और उनको ऑब्जर्व करने का उनके पास मौका भी है। तो इसमें तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे दोस्त ही आएंगे। ओके, नाउ दे अटेम्प्ट टू पुट individuals into certain category in terms of their behavioral quality. मतलब उसमें एक चेकलिस्ट टाइप की होगी, कुछ क्वालिटीज लिखी होगी, और जो मतलब जब मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं तो वो देखेंगे कि तुम कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, कौन कौन सी कैटेगरी तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, तो वो ये देखेंगे। कैटेगरीज में इन्वॉल्व डिफरेंट नंबर ऑफ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स. It has been found that use of number of general descriptive adjective in rating scales always create confusion for the rater. क्या क्या कहने का मतलब है? यहाँ तक समझ में आया कि इंडिविजुअल के लिए बहुत सारी क्वालिटीज लिखी गई जाती हैं और उसके बेसिस पे जो भी इसको कर रहा है वो ऐसे टिक 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 करता है। ठीक है। कैटेगरी जो है ना उसमें काफी नंबर्स या बहुत डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होते हैं, और क्योंकि बहुत सारे नंबर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना, नंबर भी होता है, एडजेक्टिव्स भी होते हैं, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको अच्छा बनाने के लिए ट्रेड्स को डिफाइन किया जाता है बहुत ध्यान से समझ के अच्छे से। ठीक है। अब इसका वो क्या है? अब इसकी इसकी भी लिमिटेशन है। हाँ जी, इसकी लिमिटेशन है।
रेटिंग स्केल यूज करने की लिमिटेशन ये है कि रेटर जब भी मतलब अगर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो, ठीक है, तो अगर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और अगर मुझे तुम्हारे बारे में ये रेटिंग देनी है तो मैं क्या करूंगी, मेरे मन में जो भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स होंगे, मेरे मन में जो भी तुम्हारे बारे में परसेप्शन होगा, तो वो बायसनेस आ जाएगी वो रेटिंग के दौरान। अगर मैं तुमसे झगड़ा करती हूँ, अगर मैं मेरा तुम्हारे साथ उतना अच्छा नहीं बनता, तो मैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा बोलूंगी? नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बुरा बुरा ही बोलूंगी। तो raters often display certain biases that color their judgment of different traits. For example, most of us are greatly influenced by a single favorable or unfavorable trait, and this forms the basis for raters' overall judgment of a person called a halo effect. कहने का मतलब क्या है? पहली बात, मान लो मैंने तुमसे फर्स्ट टाइम मिली और तुम फर्स्ट टाइम ना मेरे से जब भी तुम मिले थे बहुत अच्छे थे और तुमने मेरी बहुत हेल्प करी। अब वो एक बार तुमने मेरी हेल्प करी, उसके बेसिस पे मैं क्या तुम्हें हमेशा समझूंगी, यार ये ना बहुत हेल्पफुल है। मान लो तुम्हारा नाम मिशिका है, ठीक है, तो मिशिका ना बहुत हेल्पफुल है, मिशिका ना बहुत अच्छी है। मैं एक ही बिहेवियर, एक ही चीज मैंने तुमसे, मैं मिली हूँ एक बार, एक ही बार मिली हूँ और एक बार मैंने तुम्हारा हेल्पिंग बिहेवियर देख लिया, भले ही तुम्हारे अंदर और भी कुछ खराब क्वालिटीज होंगी और वो एक ही अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन मैंने बस तुम्हारा एक ही क्वालिटी देखा, तो आई विल बी लाइक यार मिशिका ना बहुत अच्छी है, मिशिका ना बहुत हेल्पफुल है, मिशिका ना, बस मैं यही करते रहूंगी। एक क्वालिटी के बेसिस पे मैंने तुम्हें पूरा जनरलाइज कर दिया, मैंने तुम्हारे सारा तुम्हारे बारे में एक अच्छा जजमेंट बना दिया। उसी वजह से अब मान लो तुम्हारा नाम ध्रुव है, अब मैं ध्रुव से मिली और ध्रुव ने ना पहली बार में मेरे ऊपर चिल्ला दिया, उसने पहली बार में अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। अब भले ही उसको उसमें बस गुस्से की दिक्कत है, लेकिन बाकी सब उसकी में अच्छा है, लेकिन मैं क्या बोलूंगी, हाँ ध्रुव ना बहुत ज्यादा वो है, मतलब गुस्से टाइप का है, उसको तो बात करने की तमीज ही नहीं है। अब एक ही इंसिडेंट के बेसिस पे, एक ही सिचुएशन के बेसिस पे जो मैं तुमसे मिली, उसके बेसिस पे मैंने क्या किया, तुम्हें ओवरऑल जनरलाइज कर दिया। भले ही तुम्हारे अंदर और भी अच्छी क्वालिटी, बट मैंने वो सब नहीं देखा, मैंने बस ये देखा कि ध्रुव बहुत बदतमीज है, ध्रुव बहुत गुस्से है, बस मैंने इतना ही देखा। और मैं तुम्हें अब हमेशा उसी नजर से देखूंगी और मिशिका को भी मैं हमेशा उसी नजर से देखूंगी कि हाँ यार वो बहुत हेल्पफुल है और ध्रुव बहुत गुस्से है। समझ में आ रही है बात? तो यही होता है हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट हम यूज करते हैं जब तब यूज करते हैं जब हमें किसी में अच्छी क्वालिटी दिखती है और उसके बेसिस पे हम उसको ओवरऑल जनरलाइज कर देते हैं, उसको हम उसी ट्रेट में ही देखते हैं हमेशा। और हॉर्न इफेक्ट होता है, एक होता है हॉर्न इफेक्ट। हाँ, जो हॉर्न इफेक्ट होता है ना, ये जो हॉर्न इफेक्ट होता है ना, ये किसी के नेगेटिव जजमेंट के बेसिस पे होता है, ठीक है, ये किसी के नेगेटिव जजमेंट के बेसिस पे होता है ना। ये तो पहली लिमिटेशन थी। अब दूसरी लिमिटेशन क्या, रेटर्स के पास एक टेंडेंसी भी होती है कि जैसे मान लो हमारे पास तीन कैटेगरी है, ठीक है, यस, मे बी और नो, ठीक है, ऐसी तीन कैटेगरी तुम्हें दी हुई है रिस्पॉन्स मार्क करने की। अब तुम क्या करोगे, कुछ कुछ रेटर की टेंडेंसी क्या होती है, इंडिविजुअल को हमेशा या तो मिडल टाइम टर्म्स पे ही लिस्ट करेंगे, मे बी में ही डाल देंगे, दैट इज मिडिल कैटेगरी बायस, बाय अवॉइडिंग द एक्सट्रीम पोजिशंस, यस या नो में नहीं डालेंगे, या तो एक्सट्रीम पोजिशन दैट इज हमेशा या तो यस में डालेंगे या तो हमेशा नो में डालेंगे, मिडिल में कुछ डालेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस बाय अवॉइडिंग मिडिल कैटेगरीज ऑफ द। ये दो प्रॉब्लम होती है रेटिंग वाले में। समझ में आया? अगर तीन रिस्पॉन्स है, जैसे ये कुछ मैंने वन करके मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, एक स्टेटमेंट लिखा, और यहाँ पर एक कैटेगरी है यस, एक है मे बी और एक है नो, तो एक इंसान या तो सिर्फ इसमें ही रिस्पॉन्स भरेगा या तो इसको अवॉइड कर देगा और इन दोनों में भर देगा। यही कंडीशंस होती है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इस टेंडेंसी को तुम ओवरकम कैसे करोगे, इस टेंडेंसी को तुम ठीक कैसे कर सकते हो, इसमें तुम जो रेटर है उनको एक ट्रेनिंग दे सकते हो या एक ऐसा स्केल कर सकते हो जहां पे ये रिस्पॉन्स बायस काफी कम हो, ठीक है। उसके बाद जो चौथा है
वो है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में पता है, इलेक्शन में नॉमिनेशन होता है, तुमने देखा है, नॉमिनेट करते हैं हम मेंबर्स को, है ना, हमारे पार्टी में कौन खड़ा हो, हमारे पार्टी का अगला लीडर कौन हो, नॉमिनेशन होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी हम नॉमिनेशन करते हैं, इलेक्शन के लिए नहीं। समझो, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग पीयर असेसमेंट। पीयर मतलब आपस में जो तुम्हारे साथ रोज उठते बैठते हैं, उनकी असेसमेंट के लिए हम नॉमिनेशन यूज करते हैं। अब it can be used with whom? It can be used with persons who have been in a long interaction with in a long interaction and know each other very well. ये उन्हीं लोगों के साथ हम यूज कर सकते हैं जो काफी मतलब घनिष्ठ मित्र टाइप के हैं, या बहुत एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात करते हैं। इन अ क्लास ऑल्सो वी कैन सी, जो बहुत ज्यादा एक दूसरे से बात करते हैं, जो ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, जो ज्यादा एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, उनके ऊपर ये यूज होता है। ठीक है, तो नॉमिनेशन को यूज करने से क्या होता है, इसके दौरान हर इंसान को एक या एक से ज्यादा इंसान को चूज करना होता है एक ग्रुप में, जिसके साथ वो पढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या किसी भी अदर एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहते हैं। मतलब कुछ कैटेगरीज बन जाती हैं, ये 4-5 कैटेगरीज बनती हैं, और तुम्हें बोला जाता है तुम किस इंसान के साथ क्या करना चाहते हो, तो उसमें तुम्हें नॉमिनेट करना होता है। कौन से इंसान के साथ तुम खेलना चाहते हो, कौन से के साथ तुम पढ़ना चाहते हो, कौन से के साथ तुम पढ़ा काम करना चाहते हो, कौन से इंसान के साथ तुम डांस के लिए जाना चाहते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, द पर्सन, उनको ये भी पूछा जाता है कि क्यों, स्पेसिफाई द रीजन। ठीक है, नॉमिनेशन से हमें क्या मिलता है, नॉमिनेशन को एनालाइज करने के बाद हम जो भी पर्सन के जो निकले हैं उनकी बिहेवियरल क्वालिटीज को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये काफी डिपेंडेबल टेक्निक है, ऑल्दो इसमें पर्सनल बायस होने के काफी चांसेस हैं, लेकिन किसके बारे में पर्सन तुम्हें पता चला, किसके बारे की पर्सनालिटी तुम्हें पता चलेगी, जिसको तुमने नॉमिनेट किया है उसके बारे में, क्योंकि तुम ये भी बता रहे हो ना कि क्यों मुझे इसके साथ ऐसा करना है। तो उस इंसान की, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे ना मयंक के साथ क्या नाम है काम पढ़ाई करनी है, तो मैं बोलूंगी मुझे पढ़ाई इसलिए उसका करनी है क्योंकि वो ना काफी इंटेलिजेंट है, वो ना बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा देता है, तो वो उसकी पर्सनालिटी मुझे बता रहा है। ये नॉमिनेशन के थ्रू मैं उसकी पर्सनालिटी समझ पाऊंगी। समझ में आ रही है बात। तो दिस टेक्निक ये काफी डिपेंडेबल है, क्योंकि तुम्हें इस पे किसी पे निर्भर होना पड़ेगा, तुम्हें किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके दौरान पर्सनल बायसेस भी आ सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टेक्निक है सिचुएशनल टेस्ट। नाम ही सजेस्ट करें, सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशन दी रहेगी और तुम उसमें कैसे परफॉर्म करोगे, हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन दी जाएगी और तुम उसमें किस तरीके से परफॉर्म करते हो ये तुमसे पूछा जाएगा। तो बहुत तरीके के सिचुएशनल टेस्ट डिजाइन हुआ है जिससे कि तुम्हारी पर्सनालिटी की असेसमेंट हो। बहुत ज्यादा जो यूज होता है वो होता है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, इसमें क्या होता है, हमें इस टेस्ट से हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे एक इंसान किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बिहेव करेगा। स्ट्रेसफुल सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, स्ट्रेसफुल वाले सिचुएशन में इंसान किस तरीके से बिहेव करेगा। तो टेस्ट रिक्वायर्स अ पर्सन टू परफॉर्म अ गिवन टास्क विद अदर पर्सन हु आर इंस्ट्रक्टेड टू बी नॉन कोऑपरेटिव एंड इंटरफेयरिंग। The test involve a kind of role playing. The person is instructed to play a role for which he or she is observed. A verbal report is also obtained on what she or he was asked to do. The situation may be realistic one or it may be created through a video. समझ में आया? नहीं, समझा। सिचुएशनल टेस्ट का मतलब ये है कि तुम्हें एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यहाँ पे जैसे नाम दिया है, बहुत तरीके के सिचुएशनल टेस्ट होते हैं। वैसे अगर तुमने देखा होगा, जैसे यूपीएससी का अगर तुमने कभी मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया देखा होगा, तो वो लोग पूछते हैं ना कि अगर मान लो 4 जगह आग लग गई, तो अगर एक मंदिर में, एक स्कूल में, एक हॉस्पिटल में और एक कहीं और मान लो एक बैंक में, अगर ये 4 जगह एक साथ आग लग गई तो पहले आप कहाँ जाओगे आग बुझाने। सिचुएशनल टेस्ट है। ऐसे ही बहुत सारे सिचुएशनल टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट यूज करते हैं, मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुम कैसे बिहेव करोगे ये समझने के लिए ये टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक टेस्ट में जो इंसान के ऊपर मुझे ये देखना है
उसको टास्क दिया जाएगा ऑडो के साथ, एक ग्रुप दिया जाएगा बेसिकली, जहां पर उसको बाकी उस इंसान को छोड़ के जो बाकी के ग्रुप मेंबर्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं रहना है, तुम्हें बिल्कुल उस इंसान का साथ नहीं देना, तुम्हें उसको जितना तुम उसको परेशान कर सकते हो, उसके काम में इंटरफेयर कर सकते हो, तुम्हें वो करना है। और जिस इंसान पे मैं ये मेजरमेंट दे रही हूँ उस इंसान को मैं ये बोलूंगी कि तुम्हें इस टेस्ट को, इस सिचुएशन को तुम कैसे डील करोगे, तुम्हें मुझे उसकी एक रिपोर्ट भी बना के देनी पड़ेगी कि क्या उसको बोला गया था करने के लिए, ये सब के बारे में उसने क्या किया, ये सब चीजें उस पे उसके बारे में ऑब्जर्व होगी। ठीक है। वीडियो तुम वो रोल प्ले कर भी सकता है, मतलब सिचुएशन रियलिस्टिक भी हो सकती है, या उसको वीडियो के थ्रू भी शो कर सकता है। ठीक है। सो विद दिस आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर, ये क्लैपिंग। सो फाइनली, हाँ, बहुत बड़ा चैप्टर था जो खत्म हो गया हमारा, है ना। सो यस, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस बिहेवियरल एनालिसिस का पार्ट आल्सो। तो हमारा असेसमेंट खत्म हो गया। अब एक बार क्विकली हम समरी देख लेते हैं। ऑलरेडी पढ़ा है, एक बार रीड थ्रू कर लेते हैं। हमने पहले इसमें चैप्टर में सेल्फ और पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा, जिससे कि हम अपने आप को और दूसरों को समझ सकते हैं। इंडिविजुअल सेल्फ जो है लोगों के इंटरेक्शन के साथ काफी डेवलप होती है। बहुत तरीके के सेल्फ होते हैं, पर्सनल सेल्फ, सोशल सेल्फ एंड रिलेशनल सेल्फ होता है। ठीक है। और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी हमारे सेल्फ के ही काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जिसके हमारी जिंदगी में काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर मैं साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की बात करूं सेल्फ रेगुलेशन के लिए, तो क्या है, पहले अगर तुम्हें अपने बिहेवियर, अपने चीजों को सेल्फ रेगुलेट करना है, तुम्हें अगर सेल्फ रेगुलेशन डेवलप करना है तो तुम क्या करोगे, तुम पहले अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद तुम उसको सेल्फ इंस्ट्रक्ट करोगे एंड देन उसको रीइंफोर्स करोगे, है ना। फिर हम पर्सनालिटी पे आ जाते हैं, जो एक हमारी स्टेबल क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो एक लंबे समय तक वही रहता है ना। साइकोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन जो रिलेटिवली स्टेबल अक्रॉस सिचुएशन ओवर टाइम एंड मेक हिम और हर यूनिक। सिंस पर्सनालिटी हेल्प अस इन अडैप्टिंग टू वैरायटी ऑफ सिचुएशन इन लाइफ, वो कभी कभी चेंज भी होता है ना। 19-20 का फर्क दिखता है। उसके बाद इसको हमने बहुत सारे अप्रोचेस से पढ़ा है। प्रोमिनेंट क्या क्या है, टाइप, ट्रेड, साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कल्चरल एंड ह्यूमनिस्ट। ओके। टाइपोलॉजिकल अप्रोच क्या बताता था कि पर्सनालिटी जो है उसको हम एक कैटेगरी या टाइप्स में डिफाइन करते हैं, है ना। एल्पोर्ट, कटेल, आइजिंग, इन लोगों ने ट्रेट अप्रोच के बारे में बात किया है, जिनका कहना है कि हर इंडिविजुअल में एक अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। फ्रॉइड अपने साइकोडायनेमिक अप्रोच के साथ आए थे, जिन्होंने पर्सनालिटी को इड ईगो सुपर ईगो की कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में बताया है। ऑल्सो उन्होंने बताया जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट से आती है ना। एंड जो ओरल एनल फैलिक लेटेंसी जेनिटल स्टेजेस से होते हैं, ये हमारे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है। और इसी के बेसिस पे इन्हीं 5 डेवलपमेंट के बेसिस पे ही हमारा अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट इन्हीं 5 डेवलपमेंट पे बनता है। ठीक है, इसी से होता है। उसके बाद फ्रॉइड के बाद उनके शिष्य आए थे, सारे पोस्ट फ्रॉइडियन आए थे, जिन्होंने इंटरपर्सनल फोर्सेस और कंटेम्परेरी सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ की बात करी। तो यूंग, फ्रॉम, फॉर्म, एडलर, हॉर्नाय, एरिक्सन, इन सब ने ईगो और सोशल फोर्सेस के बारे में बात करी। फिर हम बिहेवियरल एनालिसिस पे आ जाए तो पर्सनालिटी इज व्हाट, इट इज अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ठीक है, एक एनवायरनमेंट में जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करता है वो उस पर्सनालिटी उसकी वही होती है। तो रिस्पॉन्स जो होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जिससे कि हमारी स्पेसिफिक नीड सेटिस्फाई होती है और बाद में जाके इट बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। कल्चरल अप्रोच क्या बोलता है कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो हमारा हम किस तरीके से अपने एनवायरमेंटल डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं और कैसे उसके साथ अडेप्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे बनता है। एंड उसका कल्चरल फीचर भी इसी के बेसिस पे है। फिर आ जाता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच फोकसेस ऑन व्हाट, ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमन, इट फोकसेस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल और उनकी चॉइसेस के बारे में। रॉजर्स ने एम्फसाइज किया कि कैसे ट्रू सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में एक रिश्ता है, जैसे तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के बीच में है, दोस्तों के बीच में, या उसके भी बीच में है, क्रश हो, है ना, जो भी है। ओके ओके ओके, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। हाँ, तो रॉजर्स ने एम्फसाइज किया कि ट्रू सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में एक रिलेशनशिप होता है ना।
अगर इन दोनों के बीच में मेल आएगा होगा तो फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल होगी। कॉन्ग्रुएंस होना बहुत जरूरी है। फिर मैस्लो की अगर बात करें तो उन्होंने बताया था कि जो हमारी जरूरतें हैं उसके बेसिस पे इंडिविजुअल मोटिवेटेड फील करता है, और ये नीड जो है लोअर ऑर्डर से लेके हायर ऑर्डर तक प्लान होती है। फिर हमने पर्सनालिटी असेसमेंट की बारे में बात करी थी, जिसकी मदद से तुम अपने या दूसरे की पर्सनालिटी को समझ सकते हो और इवेलुएट कर सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो। इसका गोल क्या है? इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट एन इंडिविजुअल, इससे तुम इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हो कम गलती और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। और लास्टली इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को हमने और भी ऑब्जर्वर रिपोर्ट से समझने की कोशिश करी है। तो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को आप कैसे असेस कर सकते हो? ऑब्जर्वर रिपोर्ट से, प्रोजेक्टिव टेक्निक से और सेल्फ रिपोर्ट मेजर से। अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर रिपोर्ट की बात करें तो उसमें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, नॉमिनेशन, बिहेवियरल रेटिंग एंड सिचुएशनल टेस्ट आते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की तो उसमें क्या क्या बात की थी? रोशाक एंड थीमेटिक ए परसेप्शन वाइडली यूज टेस्ट है। और सेल्फ रिपोर्ट की अगर मैं हम बात करें तो इससे पर्सनालिटी आप फेयरली स्ट्रक्चर्ड टेस्ट से आप पर्सनालिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इसी के साथ वी आर डन विथ चैप्टर समाप्ति। लिखो, हिंदी में लिखो। अब देखो पेन चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। समाप्त। अरे यार इतना जगह वो नहीं है, ठीक है। मैंने बोला ना मेरे पास अभी वो रिसोर्स नहीं है जिससे मैं अच्छे से लिख सकूं। यस, समाप्ति। वी आर डन विद दिस चैप्टर। हो गया, कर लिया फाइनली। सो कल से वी विल बिगिन विद थर्ड चैप्टर। ठीक है, मजा आया चैप्टर पढ़ने में। आई नो बहुत लंबा लेंदी चैप्टर है, बहुत ज्यादा ही लेंदी है, बट ट्रस्ट मी सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब तुम्हारे काम पर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से बन के आते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे इस एरिया से आते हैं। इस एरिया में इससे, इससे, इससे और इससे आते हैं। कल्चर एंड सेल्फ से आते हैं। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 4-6 मार्क की तो तुम क्वेश्चन बिल्कुल ही एक्सपेक्ट करो, इतने तो आते ही। ठीक है, तो प्लीज इस चैप्टर का रिवीजन करो। इस चैप्टर को जो अब शाम में जो 5 बजे हमारी क्लास होगी ना, उसमें हम लोग यही सब डिस्कस कर लेंगे। एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एक बार तुम्हारा जो मैंने प्रैक्टिस शीट बनाई है वो, और जो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे ना वो हम डिस्कस कर लेंगे। एंड देन उसकी मैं जो तुम्हारी पीडीएफ है वो मैं तुम्हें भेज दूँ टेलीग्राम पे। आई विल सेंड इट। ठीक है, तो तुम उसको पढ़ो, रिवाइज करो, और जो जो चैप्टर हो चुके हैं ना उसकी अब मास्टरी करो। मतलब उस चैप्टर को ऐसा कर लो कि भाई तुमसे नींद में भी कोई पूछे ना तो तुम उसको बिल्कुल बिना वो करे कि यार कैसे होगा, वैसे करके तुम उसमें मास्टरी कर दो। अगर तुमसे कोई कुछ भी पूछे कि साइकोडायनेमिक थ्योरी, साइको सेक्सुअल स्टेजेस में कितने स्टेज होते हैं? 5 होते हैं। कौन होता है? पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, सब तुम्हें ऐसे ऐसे फिंगर टिप्स पे बनाना चाहिए सब कुछ। मुझे इस लेवल का कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर डेवलप करना है। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा, अभी कुछ वक्त है हमारे पास। ओके, सो बेसिकली ये मैंने क्यों बोला, आई टेल यू, क्योंकि कल मतलब yesterday it was 18 जुलाई, हाँ, तो 18 जुलाई था। और अभी कल मुझे याद आया कि सैयारा का ना 1 साल पूरा हो गया, कल हुआ है ना। तो अभी वो फ्रेश फ्रेश मेरे दिमाग में है, और बिकॉज मैं सैयारा इज समथिंग, इट इज बैक इन माई माइंड। तो मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट मूवी। सो उसका दिस डायलॉग आई रियली लव। उसके मुझे 2 डायलॉग बहुत पसंद है। पहला कि अभी कुछ वक्त है हमारे पास, और दूसरा मतलब फॉर एवर एंड एवर वाला था।
So these two dialogue is very close to my heart. So that's why I said कुछ वक्त है अभी हमारे पास, तो हम बातें कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। तो हाँ, इसलिए मैं कह रही थी कि प्लीज ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। कुछ डाउट होगा प्लीज मुझे मेल कर देना, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना, तुम्हें जो इजी लगे तुम, ठीक है। जो एस्पेक्ट नहीं समझ में आएगा तुम इसमें इतना लिख देना कि दीदी आई वॉच योर वीडियो, आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास एंड मुझे ये पार्ट नहीं समझ में आया, बस और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। और तुम्हें मुझसे बातें करनी होगी तो लिख लेना, लेकिन इतना जरूर लिख देना। एंड देन बस मुझे कोई भी मेल में ना, कोई भी अगर मुझे मेल करे, कोई भी ये वीडियो देख रहा है, तो जस्ट इफ यू वांट टू टॉक टू मी, जस्ट आइदर ऑन द वीडियो के कमेंट में या मेल पे या इंस्टा पे, जब भी तुम मुझे कुछ मेल या मैसेज करो ना, बस इतना मुझे लिख दिया करो कि आई एम द स्टूडेंट, आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आई वॉच यू वीडियोस। एंड फिर जो तुम्हें बातें करनी करो तो मुझे भी पता चलेगा कि अच्छा मेरे मतलब मेरे बच्चों ने, मेरे रसगुल्लों ने मुझे अप्रोच किया, ठीक है। प्लीज इतना इतना सा मेरे ऊपर एहसान करना, है ना। इतना ही एहसान करना, ये एहसान मुझे चाहिए, एक्चुअली चाहिए, ठीक है। सो ये है। एंड विद दिस, बिकॉज ये चैप्टर एंड हो चुका है, तो एक छोटा सा मोटिवेशन देना है, मोटिवेशन बूस्टर चाहिए। ओके, मोटिवेशन बूस्टर इज ज्यादा किसी चीज की टेंशन मत लो, ठीक है। थिंग इज बाय, किसी चीज की ज्यादा टेंशन मत लो, वो तुम ऑलरेडी बोर्ड्स दे चुके हो, ये सिंपल सी बात है, तुम ऑलरेडी बोर्ड्स दे चुके हो। 10th में तुमने बोर्ड्स दिया था, तुम्हें 10th के लिए, तुम्हारे 10th में बोर्ड्स नया नया था, तो यू वर बिट, तुम बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि 10th कैसा बोर्ड्स होगा, बोर्ड्स 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 लोग करते थे, 10th का बोर्ड्स तुमने दे दिया, तुम्हें पता चल गया ना बोर्ड्स क्या होता है। वही सेम चीज तुम्हारा अभी भी कुछ महीनों के बाद, मतलब कुछ महीने मतलब 2027 के जो फरवरी से शुरू हो जाएगी, सिंपल सी बात है, कोई बहुत नामझाम तो नहीं होगा। और बोर्ड्स में तुम्हें डरना क्यों है? क्या बोर्ड्स में तुम्हारा सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्या सीबीएसई बनाएगा? नहीं, जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है वही से क्वेश्चन आएंगे। और अगर तुम कोई भी, मैं साइकोलॉजी नहीं बोलती, मैं कोई भी सब्जेक्ट की बात करती हूँ, तुम्हारे एजुकेट, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स, तुम्हारे ट्यूशन के टीचर्स, चाहे तुम फिजिक्स वाले से पढ़ रहे हो, नेक्स्ट टॉपर से पढ़ रहे हो, चाहे तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, सब तुम्हें सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं। सीबीएसई भी क्वेश्चन सिलेबस से ही बनाएगा, तुम भी सिलेबस ही पढ़ रहे हो, तो तुम डर क्यों रहे हो? देखो, जो चिंतन करते हैं ना, वो चिंता नहीं करते, है ना। तो तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम डर क्यों रहे हो? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम बहुत मेहनत करके जाओगे, तुम्हारी मेहनत रंग नहीं लाएगी, ज्यादा ज्यादा यही होगा, क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट आ जाएंगे। डिफिकल्ट भी क्या आएंगे, मतलब थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछ लेंगे, यही आएगा ना। तो डरो मत, जो होगा देख लेंगे, साथ देख लेंगे, ठीक है। और ये मत कभी भी सोचना कि यार बस दीदी तो है, दीदी तो बस 12th तक पढ़ाएगी, उसके बाद तो हो गया, उसके बाद तो वो हमें भूल जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, बिकॉज यू आर माई फर्स्ट बैच। आई नो मेनी पीपल आर नॉट वॉचिंग मी राइट नाउ, मुझे पता है मुझे बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी उतना, एक मैंने अभी नया नया इसको शुरू किया है, बट आई नो जितने लोग भी मुझे वीडियो को देख रहे हैं ना, ये क्लासेस देख रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। तो मतलब तुम्हारे ही देखने, मुझे मुझे देखो वीडियोस में ना बहुत व्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम नॉट समवन की जो व्यूज के पीछे क्लिक कर रहा है, जो कमेंट्स के लिए, जो बहुत शेयर या बहुत लाइक्स के लिए क्लिक करता है, नहीं, आई एम नॉट दैट पर्सन। मैं अपना कर्म करती हूँ एंड आई जस्ट फील कि समवेयर इस कैमरा के उधर जो है कोई इंसान है जो इसको देख रहा है, ठीक है, जिसके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। तो अगर ये वीडियो एक इंसान के लिए भी हेल्पफुल है ना, तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। अगर मैं एक के जिंदगी में इतना सा भी डिफरेंस ला पा रही हूँ ना, सो दैट इज अ लॉट टू, दैट मीन्स अ लॉट, ट्रस्ट। और मुझे इसके लिए कोई वो गिला शिकवा नहीं है कि यार मुझे इतने लाखों करोड़ों बच्चे क्यों नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे देख लेंगे मुझे,
मुझे उसके लिए कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके लिए इतना सा भी वो नहीं है कि क्यों मुझे इतने सारे बच्चे नहीं देखते। मुझे बस ये है कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनकी जिंदगी में इतना सा भी डिफरेंस ला पा रही हूँ, मुझे उससे मतलब है। मैं जो पढ़ा रही हूँ 1 घंटा, मैं 1 घंटा पढ़ाती हूँ, या मैं 1 घंटा 10 मिनट, मैक्स 1 घंटा 10 मिनट मेरा चला जाए, मैं जितनी देर जो पढ़ा रही हूँ क्या वो सामने वाले को समझ में आ रहा है, क्या मैं उसके लिए वो इंटरैक्टिव बना पा रही हूँ। दैट इज माई एम, दैट इज माई एजेंडा। ओके, उससे मुझे मतलब है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि इसको कितने लोग लाइक करें, इसको कितने लोग शेयर करें, इसको कितने लोग व्यू करें। नो, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर, बिकॉज ये सब टेम्परेरी है। मैंने बोला ना मैं आज कुछ मोटिवेशन बताऊंगी, एक छोटा सा मोटिवेशन एक और सुनो। ये सब जो भी चीजें है ना, लाइक्स, व्यूज, शेयर, रीशेयर, रीपोस्ट, ये सब का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स वेरी टेम्परेरी। ठीक है, हम लोग अपना काम छोड़ते हैं, हम लोग ये सब काम में जब लग जाते हैं ना, इट इज ऑल टेम्परेरी। कभी ना कभी तो जिंदगी में छोटे छोड़ेंगे ना ये काम, कभी ना कभी तो छूट जाएगा। आज नहीं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के, अरे कभी ना कभी हर चीज का अंत होता है ना, उसका भी अंत आएगा एक दिन। और शुरू से अगर तुम इस चीज से अपने आप को डिटैच कर लोगे ना कि तुम्हें तुम बस अपना कर्म कर, तुम बस वीडियो बनाते हो, अगर तुम्हें वीडियो बनाना अच्छा है, मैं ये नहीं कहती वीडियो मत बनाओ, मैं ये नहीं कहती रील मत बनाओ, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि कुछ भी ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे मत डालो, डालो। लेकिन सामने वाले से ये उम्मीद मत रखो या ये दिमाग में रख के वीडियोस मत बनाओ कि मुझे ना करोड़ों व्यूज आ जाएंगे, मुझे ना लाखों व्यूज आ जाएंगे, मुझे ना इतने सारे रिश्ते आ जाएंगे मेरे वीडियो पे, मुझे इतने सारे कमेंट्स लाइक्स आ जाएंगे। इस फैक्टर से अपने आप को दूर करो, क्योंकि जब अपने आप को तुम इस चीज से दूर रखो, तुम अपने ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार के साइड से रख। ट्रस्ट मी, मैंने ये किया है। मैं जब इनिशियल लेवल पे मैंने ये शुरू किया था ना सोशल मीडिया का चीज, तो वट एवर आई यूज टू पोस्ट, मैं बहुत कंसर्न हो जाती थी कि यार लाइक्स नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, मेरी मेहनत बेकार हो गई, समथिंग समथिंग। देन वन डे आई थॉट, कब तक कब तक मैं ये लाइक, व्यूज, शेयर, रीशेयर, रीपोस्ट के पीछे में भागते रहूं, कब तक? कभी ना कभी तो अंत होगा, कभी ना कभी तो मुझे इसको रोकना पड़ेगा। और अगर मैं शुरुआत से इसके साथ इतना अटैच हो जाऊंगी, लाइक व्यूज के पीछे में इतना अटैच हो जाऊंगी, तो उससे क्या होगा, एक दिन जब मैं इसे दूरी बना लूंगी, एक दिन जब मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, वही मैं ही हूँ कि जिसको सबसे ज्यादा इससे तकलीफ होगी। ट्रस्ट मी। सो इसी के लिए मैंने अभी से अपने आप को इससे दूर कर लिया। आज ऐसा नहीं कि मैं कुछ पोस्ट नहीं करती सोशल मीडिया पे, मैं करती हूँ, लेकिन मैं व्यूज, लाइक्स, कमेंट, शेयर की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती। लोगों को अच्छा लग रहा है, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद नहीं करती, क्योंकि समडे और द अदर मुझे पता है मैं ये चीज बंद कर दूँ। और वो मैं कब करूंगी वो मुझे भी नहीं पता है, बट एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ यस आई विल डू इट। हर कोई करेगा, तुम भी करोगे, मैं भी करूंगी, हर कोई करता है, हर चीज का अंत होता है। सो ऑन दैट नोट, प्लीज ज्यादा ना सोशल मीडिया की चीजों से अटैच मत हुआ करो, ठीक है? तुम लोग जिस अभी एज में हो ना, तुम्हारा भी चलेगा, रील देखना है, रील बनाना है, उसके इतने मिलियन व्यूज आ गए, मुझे भी चाहिए। कब तक? क्या हो जाएगा उस अगर मिलियन व्यूज नहीं ही आएंगे? एटलीस्ट जितने लोगों ने देखा उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड फील करो कि इतने लोगों ने देखा। मैं तो बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, अगर मुझे मेरे व्यूज, मेरे अगर वीडियो पे मुझे जैसे 500 लोग भी देख लेते हैं मेरा वीडियो, या मेरे वीडियो पे अगर मुझे 1000 लोग भी मेरा व्यू देख लेते हैं, जैसे इंस्टा की मैं बात कर रही हूँ, आई फील वेरी ग्रेटफुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट 1000 लोगों ने तो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब मैं कुछ उम्मीद नहीं करती, मैं मेरा ये कहने का इन टू लाइन से ऐसे मैं उम्मीद नहीं करती। वॉट एवर आई एम गेटिंग आई जस्ट एक्सेप्ट। मैं ये नहीं करती कि मुझे कुछ चाहिए। मैं ईगो प्रिंसिपल पे काम करती, मैं रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती, मैं इट प्रिंसिपल पे काम नहीं करती। और ये जो हमारी सीरीज भी है ना, इसमें भी मैं वही करती हूँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, जिसको देखना होगा सामने वाले की लाइफ में बस थोड़ा सा डिफरेंस ला पा रही हूँ, दैट्स लॉट। ठीक है, सो विद दिस वी विल मीट एट 5 PM। ओके, कम बैक। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा डीपर हो गया मोटिवेशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके।
So finally we are done, जैसा तुम जानते हो, and we will meet at 5 p.m. today, जहां पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड ग्लॉसरी, ओके। एंड देन हम कल से, दैट इज फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स 7 p.m. YouTube पे, माई शास्त्री चैनल पे, वी विल स्टार्ट द थर्ड चैप्टर, दैट इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, ओके। सो लंच का टाइम हो गया, तुम भी खा लो, मैं भी खाना खा लेती हूँ, एंड देन वी विल मीट एट 5, ओके। सी यू, टाटा, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, ठीक है। और मेरी बात थोड़ा सा बहुत, ठीक है, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, ठीक है। सी यू, टाटा, बाय बाय।